Hi everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. I hope you are all doing good. Now today we are resuming with our history batch Sankalp hai. Modern Indian history, we were dealing with this particular aspect of history, the modern Indian history. Ancient medieval हम start करेंगे but पहले modern Indian history को हम complete करने वाले हैं. Very quickly we are going to revise. This Sankalp hai batch is going to help you in preparing not just for prelims but also for mains. आज हम थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे. देखो मेंस की जब बात आती है, वेन एवर इट कम्स टू मेंस, ऑलवेज रिमेंबर आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन. डू नॉट फॉरगेट टू अटेम्प्ट इट. ऐसा नहीं है कि प्री ख़त्म होने के बाद मेंस की तैयारी शुरू की जाती है, ऐसा नहीं है. प्री देने के बाद मेंस की रिवीजन स्टार्ट की जाती है. प्री और मेंस की तैयारी स्टार्टिंग से होती है ना. दी फर्स्ट 5 months you have to prepare from the perspective of mains. शुरू के 5 महीने तो मेंस के perspective से ही पढ़ना है. After that we will incorporate prelims का perspective in our preparation. If you haven't joined our Telegram channel, the link is given below. We are giving daily targets so that your syllabus is finished by November end. डेली टारगेट सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए है. तो अगर आप सिंसियर स्टूडेंट्स में से एक हैं, 2024 को अपना पहला और आखिरी सक्सेसफुल अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल. लिंक इज़ गिवन बिलो. इट्स अ टेलीग्राम चैनल. लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करें. As you can see, we have already completed the Dutch East India Company. In our previous 3 lectures, we have studied about the Dutch East India Company. Today, we are going to start with the English East India Company and we are going to divide the topic of English East India Company, company rule from 1773 till 1858 and company rule, not the company rule, हम यहाँ लिखेंगे British government's rule from 1858 to 1947. In these 2 parts we are going to complete our English East India Company topic. इन 2 पार्ट्स में, भागों में हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे. डच का हमने फैक्ट्रीज़ पढ़ लिया था, पेरेंटल कॉन्टैक्ट पढ़ लिया था, इंडियन रूलर्स एंड यूरोपियन कंपनीज़ जो डच के साथ इन्वॉल्व हैं, इंडियन रूलर्स, वो हमने पढ़ लिया था. सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुडे. आज हम कंपनी रूल से स्टार्ट कर रहे हैं जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी रूल फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. So I hope you are making a separate register for modern Indian history and you are taking down notes simultaneously daily. Let's get started. शुरू करें. कंपनी रूल इन इंडिया. जब हम बात करते हैं कंपनी के रूल की भारत में, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कंपनी के रूल की. आपको ये पॉइंट याद रखना है दैट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो स्टैब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी. इसको एज अ ट्रेडिंग कंपनी स्टैब्लिश किया गया था. इट वॉज स्टैब्लिश्ड एज अ ट्रेडिंग कंपनी. दे केम एज ट्रेडर्स. कैसे आए थे? ट्रेडर्स के तौर पर आए थे, ठीक है, बिजनेसमैन के तौर पर आए थे. एंड व्हेन डिड दे कम? इन 1600s में आए थे. 1600s में एज ट्रेडिंग कंपनी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन्ड चार्टर फ्रॉम द क्वीन. ब्रिटिश क्वीन से इन्होंने चार्टर, ट्रेड करने का, बिजनेस करने का एक लिस्ट और एक परमिशन एक्वायर किया एंड दे केम टू इंडिया टू स्टार्ट देयर ट्रेडिंग. बट when they came to India, they saw the richness of India. India was known as a golden bird. यहाँ आए, भारत की richness देखी, भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे. And then they started entering and interfering into the politics of India because they saw the rulers, the kingdoms in India were fragmented. Politics जो है fragmented थी, kingdoms अलग अलग थे. There was no one union. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इनटू द पॉलिटिक्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ रूलिंग बॉडी इन 1765. ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ईयर है, जो आपको याद रखना है प्रीलिम्स के लिए भी एंड फॉर इंट्रोडक्शन इन मेंस ऑल्सो. Point clear? British East India Company came as trading company in 1600, transformed into a ruling body in 1765. Why in 1765? Because there was a battle, if you remember, Battle of Buxar, which was fought in 1764. अगर आपको याद हो, Battle of Buxar लड़ा गया था 1764 में. उसके बाद जाकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई दीवानी राइट्स. After this battle, they got the Diwani rights. What is Diwani? Write it down. This is important for prelims. दीवानी मीन्स दी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. रेवेन्यू कलेक्ट करने का हक.
right to collect revenue. And whose, which states, दीवानी right did the British East India Company get? किन states की दीवानी rights मिली इनको? B²O, ये मेरा तरीका है याद रखने का. दिस इज माई वे ऑफ रिमेंबरिंग थिंग्स. B² मीन्स बंगाल एंड बिहार, B मीन्स बंगाल एंड बिहार, एंड O मीन्स ओडिशा. सो बंगाल, बिहार, ओडिशा, बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये याद रखना है. B²O, बंगाल, बिहार, ओडिशा. दिवानी राइट्स ऑफ दीज 3 स्टेट्स वर गिवन टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764. ये हम मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर अच्छे से, because the foundation of this battle lies in medieval history only. Okay, now when we talk about English East India Company, the period from 1765 to 72, the period when they started ruling, 1765 to period of 1772, this period saw duality in the system of government. What is the meaning of duality? Duality means double role. ठीक है, जहाँ पर कंपनी के पास अथॉरिटी थी, ठीक है, अथॉरिटी थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी. कंपनी हैड द अथॉरिटी ऑफ रूलिंग इन इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द ऑर्डर्स were to be followed by the British, they were to be come from the British government and they were to be followed by the English East India Company. यानी कि company became the representative of British government. Company had the authority to make decisions on behalf of British government, but those decisions would come, those guidelines would come from British government. So there were two people or two aspects which were ruling India, British government and company. तो duality हो गया government system में, ठीक है. The British government decided to regulate the company. Later on, the British government they decided कि company को अब regulate करना पड़ेगा, because company was witnessing corruption. कंपनी में करप्शन इंक्रीज हो रहा था. कंपनी वॉज ट्राइंग टू, द ऑफिशियल्स वर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट द पावर, एंड दैट इज वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड वी हैव टू मेक सर्टन एक्ट, सर्टन रूल्स टू रेगुलेट द कंपनीज एक्शंस एज वेल. कंपनी के ऑफिशियल्स के एक्शन को रेगुलेट करने के लिए कुछ तो रूल्स हमको बनाने ही पड़ेंगे, एक्ट्स हमको बनाने ही पड़ेंगे. एंड दैट इज वाई देयर वर डिफरेंट एक्ट्स विच वर पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट द वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करने के लिए, उसकी वर्किंग को मॉनिटर करने के लिए कुछ एक्ट्स बनाए गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एक्ट वॉज रेगुलेटिंग एक्ट. नाउ आई शो यू अनदर थिंग. अगर आप इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट 6th एडिशन खोलोगे, द फर्स्ट चैप्टर, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टॉक्स अबाउट ऑल दीज एक्ट्स. सो आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर. ये पहला चैप्टर जो है इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि आप ये एक्ट्स को प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से तैयार कर सकें, बिकॉज एवरी ईयर 1 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में what happened? What were the features? Company retained possessions. Basically, the company, East India Company, company means East India Company, was allowed, was permitted by the British government to retain its territorial possessions in India. The activity of East India Company were monitored by British government, but they were allowed to exercise their authority over the areas, territories जो पहले से वो कर रहे थे. ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट माई होम इज़ टू क्लीन अप माई रूम एंड माई सिस्टर्स रूम. नाउ दिस वॉज माई, आई वॉज डूइंग इट ऑल ऑन माई ओन. आई वॉज नॉट टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम एनी वन. whenever I used to wish to clean the room, I used to clean it. ऐसे कोई daily schedule नहीं था, there was no daily schedule. But now my mom took over the activities that I was doing. She started regulating my activities. Now what will happen? Still, I will have the authority over the 2 rooms, my sister's room and my room. But I have to do it, I have to clean it daily now because my mother is regulating my activities. So there will be a fixed schedule given to me by my mother to exercise my authority on those 2 rooms. This was the same case here. यहाँ पर भी सेम केस हुआ. एग्जाम्पल के साथ समझ आ गया. Second feature is control over Indian affairs. Through this regulating act, the name itself is saying regulating, to regulate something. Through this act, for the first time, the British cabinet, write it down, for the first time, the British cabinet was given the right to exercise
कंट्रोल, अंडरलाइन कंट्रोल ओवर इंडियन अफेयर्स, यानी कि डायरेक्टली नाउ द क्वीन एंड द कैबिनेट ऑफ द क्वीन कैन डायरेक्टली कंट्रोल द इंडियन अफेयर्स. Their representative was East India Company only, but East India Company had no direct control over Indian affairs. It was the Queen and her cabinet who were having for the first time right to exercise control over Indian matters. Third, introduction of Governor General. तो हमारे पहले गवर्नर जनरल प्रीलिम्स के लिए जल्दी से लिखो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स was made the first Governor General of Bengal. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. अ लॉट ऑफ टाइम्स यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन. तो लॉर्ड कैनिंग में और वॉरेन हेस्टिंग्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दैट यू हैव टू रिमेंबर. पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक. इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल भी हमने पढ़ लिया. वाई गवर्नर जनरल? नाउ दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. वाई? वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस पोस्ट? दिस पोस्ट वॉज क्रिएटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज. ठीक है. सो ये ब्रिटिश कैबिनेट sent the Governor General in India with his own council to administrate on behalf of British cabinet. ब्रिटिश कैबिनेट वहाँ बैठकर यहाँ कैसे एडमिनिस्टर करेगी? गवर्नर जनरल को उसकी काउंसिल के साथ भेज दिया, जाओ और एडमिनिस्ट्रेशन करो. सो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मैड्रास now worked under गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. बंगाल के गवर्नर जनरल के अब अंडर सुपरविजन में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स वर वर्किंग. कमिंग ऑन टू द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है बिकॉज हेयर यू विल सी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जुडिशरी इन इंडिया. प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ अ जुडिशियल यू कैन से एट पोजिशन इन इंडिया. ओके. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अब यहाँ पर होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज स्टैब्लिश्ड वेयर? इन बंगाल, दैट इज़ इन कैलकाटा, अलॉन्ग विद एन एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन अथॉरिटी. तो जैसे कि आप एपिलेट ज्यूरिसडिक्शंस देखते हो ना, सारे सब्जेक्ट्स, सारे एजुकेशन हो गया, वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, एवरी सब्जेक्ट इज डेल्ट विद इन द एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन. Same thing happened in 1773 also. Bengal में in Calcutta, Supreme Court was established along with appellate jurisdictions where all the subjects in the nation could seek redressal. Now here in this Supreme Court there was one Chief Justice and 3 other judges. एक तो Chief Justice हो गया, 3 बाकी के judges हो गए, total 4 judges were sitting over here. These were the features of regulating act. Now if they ask you what is the significance of regulating act, you will not explain just the features. You will obviously write down the features, but you will explain the importance of all these features. आप इन सभी फीचर्स की इम्पोर्टेंस भी एक्सप्लेन करोगे. वाई कंपनी रिटेन्स पोसेशन? बिकॉज इट वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वॉज रूलिंग हेयर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. दैट इज वाई फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया वॉज सच अ वास्ट नेशन, company was allowed to retain its possession, territorial possessions. Control over Indian affairs, because there was rampant corruption in the working of East India Company officials. That is why British cabinet said we are going to control the Indian affairs. For that they created an administrative position of Governor General. This shows how administration has been the core of British rule in India. Okay. Establishment of Supreme Court. Judiciary prevailed then also. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. टू गिव अ सेंस ऑफ जुडिशियल विजडम टू इंडिया. अपनी तरफ से उन्होंने ये सोचा कि हम अगर बताएंगे सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करके कि आपको कोई दुख है, आप वहाँ जाके अपनी याचना कर सकते हो, तो इंडियंस जो हैं वो काफ़ी संतुष्ट हो जाएंगे कि हमको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, हम बोल सकते हैं, वी आर बीइंग गिवन द वॉइस टू स्पीक आउट. ओके. जस्ट फॉर दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड इट. मूविंग अहेड, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Here the British government introduced dual control system. Now what is the dual control system? British government basically established the dual system of control by British government and East India Company. So British government and East India Company both were ruling now, and here 2 positions were created: Court of Director, Board of Control. Now Board of Control, why it was formed? Write it down. To exercise control over companies, civil, military and revenue affairs. To exercise control over companies,
civil, military and revenue affairs. So they were keeping an eye over English East India Company also. That is why board of control was established. What about court of directors? Court of directors क्यों establish किया गया? अब ये भी बहुत important है. ये English East India Company के लिए establish किया गया. There was a court of directors in the English East India Company for whom this particular office was created, and to look over it the board of control was created. तो basically आप English East India Company को कह रहे हो आपका authority है, आप rule करो हमारे behalf पे, but आपके ऊपर हम नज़र बनाकर बैठेंगे. So there were 3 directors over here. यहाँ पर 3 directors थे who were directly in touch with the British government. And then another feature of this particular act was Governor General and Commander in Chief. The Council of Governor General was reduced to 3. तो write it down. Council members अब 3 हो गए यहाँ पर, ठीक है. And this council included Commander in Chief. इस council में एक Commander in Chief भी होगा. कमांडर इन चीफ वुड बी बेसिकली, कमांडर इन चीफ का मतलब क्या है कि टू सॉलिडिफाई द एडमिनिस्ट्रेशन फर्दर, एडमिनिस्ट्रेशन को और सॉलिडिफाई करने के लिए कमांडर इन चीफ की पोजीशन यहाँ पर तैयार की गई. एंड इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज ग्रांटेड बोथ द पावर ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ. तो दोनों पोजीशंस की जो पावर है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई 1786 में. दिस इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. ये पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है. पिट्स इंडिया एक्ट भी हमने पढ़ लिया. टू सॉलिडिफाई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? टू सॉलिडिफाई एडमिनिस्ट्रेशन and to deepen the interference of British government into Indian administration. This act was passed. Now coming on to the next important act, which is Charter Act 1793. Now Governor General की powers को extend किया गया. That means now the Governor General can also exercise control over future Governor Generals. जो अभी का Governor General है, आने वाले गवर्नर जनरल्स की पावर पे भी वो अपना कंट्रोल कर सकता है. दैट मीन्स ही वॉज गिवन ओवरराइडिंग पावर्स. लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिक्वेस्ट पर उसको ओवरराइडिंग पावर्स दी गई ओवर द काउंसिल मेंबर्स. काउंसिल मेंबर उसके एड एंड एडवाइस के लिए थे, बट इवन उनके एडवाइस से ऊपर जाकर भी वो काम कर सकता है इन स्पेशल केसेस. अपॉइंटमेंट्स ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स. दैट मीन्स whatever you are English East India Company or whatever decisions the English East India Company is making, you have to take permission from the senior officials who were appointed. तो यहाँ पर आप करोगे, लिखोगे सिग्निफिकेंस क्या है. एडमिनिस्ट्रेशन was strengthened. यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को strengthen किया गया. Powers were increased of representatives of British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे, गवर्नर जनरल, सीनियर ऑफिशियल्स, उनके पावर्स को बढ़ा दिया गया. नाउ वेरी ग्रेजुअली ईस्ट इंडिया कंपनी इज डिमिनिशिंग. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब पावर में डिमिनिश होती जा रही है. एंड पेमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, वॉट एवर द सैलरी ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर देयर, दे वर टू बी पेड बाय आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज. इंडियन से जो टैक्स लिया जा रहा है उसी में से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी को पे किया जाएगा. अब आप देखोगे इनडायरेक्टली व्हाट आर दे डूइंग, हमें ही रूल करने के लिए, हमें ही दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए हमारा ही पैसा यूज़ हो रहा है. टू सप्रेस अस दे आर यूजिंग आवर ओन मनी. ओके, सो दिस वॉज द क्राइटेरिया ऑफ चार्टर एक्ट 1793. अब आता है चार्टर एक्ट 1813. इस बार 1833 के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है चाहे कुछ हो जाए. चार्टर एक्ट 1813 की जब हम बात करते हैं, इंग्लिश ट्रेडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग शेयर इन इंडियन ट्रेड. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे सेड वॉट एवर ट्रेड वी आर डूइंग इन इंडिया, ठीक है, वी आर सबमिटिंग एंटायर रेवेन्यू टू यू, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. वी ऑल्सो वॉन्ट अ शेयर. हमको भी शेयर चाहिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप लोग मोनोपोली ला रहे हो, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू ओवर पावर अस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो इंग्लिश ट्रेडर्स सेड वी ऑल्सो वॉन्ट अ शेयर इन द इंडियन ट्रेड. And that is when British government said, you are trying to overpower us. We are ending your monopoly here. हमको ही overpower कर रहे हो, तुम्हारी मोनोपोली यहीं ख़त्म. अब सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ पर ट्रेड नहीं करेगी. अब जितने भी यूरोपियंस है, ब्रिटिश ट्रेडर्स हैं, वो सब आकर यहाँ ट्रेड कर सकते हैं. अर्लियर व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया, दे हैड स्पेशल परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया. No other European businessmen had that permission from British government. Now British government was trying to end companies' monopoly over trade. That is why it allowed all the other English traders and businessmen, you can also go to India and trade.
जाओ और ट्रेड करो, सब जाओ, सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों जाए, है ना. नाउ थर्ड फीचर, they were trying to revive literature. Now in the name of revival, obviously they were trying to overpower and change our education system. हमारे कल्चरल बिलीफ्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे. दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स चेंजिंग आवर कल्चर, चेंजिंग आवर एजुकेशन सिस्टम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो चार्टर एक्ट 1813, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? फर्स्ट, कंपनी की मोनोपोली खत्म. सेकेंड, दिस वॉज द एक्ट थ्रू विच the entire belief system, the cultural system, the education system of India started getting changed by British government. Now prelims 2023 में पूछा गया क्वेश्चन चार्टर एक्ट 1833 के ऊपर. what happened, what were the features? companies monopoly over trade with China and in tea ended. चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली मतलब ये नहीं ट्रेड खत्म कर दिया, मोनोपोली खत्म कर दिया. मतलब अब एवरी अदर ब्रिटिश ट्रेडर कैन ऑल्सो ट्रेड विद चाइना इन ट्रेड इन टी. चाय की ट्रेडिंग वो भी कर सकते हैं, सिर्फ कंपनी नहीं करेगी. सो मोनोपोली एंडेड. ओके. यूरोपियन इमिग्रेशन हुआ. ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन वर रिमूव्ड, वर लिफ्टेड अवे. नाउ एनी ब्रिटिशर कैन कम टू इंडिया, ट्रेड, सेटल डाउन, डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, प्रीच हिज रिलीजन एट्सेट्रा. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अभी तक वी स्टडीड लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, हमने ये सब पढ़ा. दे वर लिमिटेड टू बंगाल. नाउ रिमेंबर, दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग. चार्टर एक्ट 1833 इंट्रोड्यूस द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो इसकी पोजीशन शुरू हो गई. एंड लॉ कमीशन वो स्टैब्लिश्ड. वाई? लॉ कमीशन को क्यों स्टैब्लिश किया गया यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लॉ कमीशन वो स्टैब्लिश्ड टू कोडिफाई इंडियन लॉज. मनुस्मृति और ये जितने भी इंडियन लॉज थे उन सभी को कोडिफाई करने के लिए लॉ कमीशन बिठा दिया गया. समझ गए मेरी बात? दिस वॉज द सिग्निफिकेंस. नाउ टोटली दे आर चेंजिंग द कोर ऑफ इंडिया, इंडियन बिलीफ सिस्टम, एंड दे आर टेकिंग ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिवली. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर एक्ट 1833. मैं बार बार बोल रही हूँ, फीचर्स के साथ उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है. कमिंग ऑन टू चार्टर एक्ट 1853 की बात करते हैं. कंपनी वॉज टू कंटिन्यू पोसेशन ऑफ टेरिटरीज बट अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइडेड अदरवाइज. मतलब जब तक पार्लियामेंट चाहता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तब तक. once parliament, British parliament says no, you cannot monitor or administrate territories over here, English East India Company will be called back. There was a law member, law commission was established, है ना. लॉ कमीशन यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ और यहाँ पर एक फोर्थ मेंबर ऐड किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल में. हमने पढ़ा था ना 3 ही मेंबर हो गए थे काउंसिल में, है ना. अब यहाँ पर चौथा मेंबर ऐड किया गया. इट वाज लॉर्ड मकॉले. सबसे पहले लॉर्ड मकॉले ही थे फोर्थ मेंबर हु वाज एडेड. ओके. नाउ this law member, he was not a permanent member, just for guidance he was appointed, but in Charter Act 1853 he became the full member. फुल मेंबर बन गया, फुल टाइम. अब कोई परमानेंट या एक फिक्स्ड एक टेम्पररी टाइम पीरियड पर इसको अपॉइंट नहीं किया गया. नाउ ही बिकेम अ फुल मेंबर. एंड लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज प्रोवाइडेड टू इंडियंस इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. वाई? Because Indians started to protest. They started understanding the intention of Britishers, that they are trying to overrule our country. That is why, just to pacify them, Indian representation was also given. Indian Legislative Council में उनको भी representation दी थी, but they had no solid right to vote. Okay, in the Indian Legislative Council, they used to sit and observe the meetings. That's it. तो नाम के लिए उनको representation दिया गया. कमिंग अहेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, जिसके बाद से डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल इंडिया में शुरू हो गया. 1857 रिवोल्ट सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट 1857 रिवोल्ट. आफ्टर दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट थॉट, आफ्टर द आउटकम ऑफ ब्रिटिश रिवोल्ट, दे थॉट देयर इज अ वेरी डीप flaw or mistake in our administration. That is why this kind of massive protest took place in front of us. इसलिए तो हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा प्रोटेस्ट बन के खड़ा हो गया. कोई ना कोई तो दिक्कत होगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में. एंड दैट इज़ व्हेन कंपनी रूल वाज एलिमिनेटेड. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को ही ख़त्म कर दिया गया. ड्यूअल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस. नाउ इट केम टू एन एंड. पिट्स इंडिया एक्ट में ड्यूअल सिस्टम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. नाउ कंपनी ही चली गई तो ड्यूअल सिस्टम चला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर गए. देयर वॉज अ न्यू पोजिशन विच वॉज क्रिएटेड, वाइसरॉयज पोजिशन. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज रिप्लेस्ड बाय वाइसरॉय। अब इसकी जगह वाइसरॉय आ गया, इसके पावर्स को, प्रेस्टीज को इंक्रीज कर दिया गया, इसके अथॉरिटी को इंक्रीज कर दिया गया। ही वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इसको अपॉइंट किया। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। एंड पहले वाइसरॉय कौन बने? इट वॉज लॉर्ड कैनिंग। मैं इनको लॉर्ड कनिंग बोलती हूँ, बट ये है लॉर्ड कैनिंग हु बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय। ही वॉज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। So this was an overview, this was a quick recap of the acts introduced by British government. The company rule तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया। Now in the next lecture we'll study about British government's rule 1858 से 1947। जो British government का रूल रहा है हम उसको पूरा full fledged complete करेंगे। I hope you enjoyed today's lecture. Now coming on to the question for today, homework question. After this class ends, you have to कंप्लीट दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ना ही पढ़ना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस एंड फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 15 नंबर का क्वेश्चन है। नॉट मोर देन 3 पेजेस। 3 पेजेस से कम भी हो सकता है, इट कैन बी लेस देन 3 पेज। वॉट यू कैन डू इज़ अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस। वैसे तो आप इसको प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, ठीक है। यू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, सेंड मी योर आंसर इन PDF फॉर्मेट ऑन दिस email ID upscwithease@gmail.com। इस email ID पे अपने क्वेश्चन को आप भेज सकते हो PDF फॉर्मेट में आंसर को। दोज ऑफ यू हु आर यूजिंग शक्तिमान, आप में से जितने बच्चे शक्तिमान का यूज़ कर रहे हैं, आई विल जस्ट शो यू हाउ इट वर्क्स, ठीक है। दिस प्लस बटन यू कैन सी, यहाँ प्लस बटन देख पा रहे हो, इस पर क्लिक करोगे, अपलोड योर PDF ओवर हियर इन दिस प्लस बटन, राइट डाउन द क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर मार्क्स लिखोगे, 15 मार्क्स का है, एंड आस्क शक्तिमान, ही विल गिव यू योर फीडबैक, कंप्लीट फीडबैक यहाँ शक्तिमान आपको देगा। सो अभी रिसेंटली आई अपलोडेड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स आंसर शीट एंड दिस वॉज द फीडबैक दैट शक्तिमान प्रोवाइडेड। इस तरीके का फीडबैक शक्तिमान ने हमको प्रोवाइड किया था। सो इफ़ यू आर राइटिंग द आंसर, इफ़ यू आर ऑन शक्तिमान, अगर आप शक्तिमान पर हो, आपने साइन अप किया हुआ है, एंड इफ़ यू हैव नॉट टेकन शक्तिमान सब्सक्रिप्शन बिकॉज डेली लेक्चर्स हैव स्टार्टेड। अब जो हमारा शक्तिमान का ग्रुप है उस पर डेली क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं। आई हैव टेकन फंडामेंटल राइट्स लेक्चर 1 ऑन शक्तिमान। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक विच इज़ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बैच 1 का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यूज़ माई डिस्काउंट कोड अर्पिता04, तो 999 में आपको 2 मंथ्स का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क ऑन दिस email ID contact@shaktiman, कोई भी टेक्निकल क्वेरी है अगर .ai, इस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। ऑल राइट, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।